नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी का जो हमारा एग्ज़ाम 30 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया है, उसकी सभी शिफ्टों में पूछे गए जीएस और हिंदी के प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं 30 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा गया 11 अगस्त 2022 को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित। दोस्तों, न्यायमूर्ति यू ललित जो थे वो हमारे 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए थे। अगर बात करें दोस्तों तो वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो दोस्तों न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। कौन दोस्तों, तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ यानी DY चंद्रचूड़ को दोस्तों 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है और इनका दोस्तों कार्यकाल रहेगा नवंबर 2024 तक। तो दोस्तों DY चंद्रचूड़ का कार्यकाल कितना रहेगा, तो नवंबर 2024 तक। और ये DY चंद्रचूड़ 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और दोस्तों 49वें तो ये हमारे न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित हो गए। और अगर बात करें 48वें की, तो 48वें दोस्तों मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना थे। 48वें मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना थे। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। दोस्तों, हमने आपको कम से कम हजारों बार पढ़ाया है कि कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। ये प्रश्न पूछा गया है 30 जनवरी में दोस्तों। और अगर बात करें सबसे छोटा कोशिकांग कौन है, तो सबसे छोटा कोशिकांग है राइबोसोम। दोस्तों, सबसे छोटा कोशिकांग है राइबोसोम। और राइबोसोम को दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और दोस्तों आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली, ये दोस्तों भी प्रश्न पूछा जा चुका है। जो एसएससी जीडी का एग्जाम हमारा चल रहा है उसमें पूछा जा चुका है कि आत्महत्या की थैली किस कोशिकांग को कहा जाता है, तो लाइसोसोम। दोस्तों, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यातायात प्रबंधक किस कोशिकांग को कहा जाता है, तो गाल्जी काय। दोस्तों, यातायात प्रबंधक गाल्जी काय को कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था भारत की जनगणना 2011 स्वतंत्रता के बाद कौन सी राष्ट्रीय जनगणना थी। दोस्तों, हर शिफ्ट में और हर दिन जनगणना से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये भारत की जनगणना जो 2011 में हुई वो स्वतंत्रता के बाद किस नंबर की जनगणना थी, तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15वीं जनगणना। और दोस्तों अगर बात करें कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो दोस्तों भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत हुई। और अगर बात करें दोस्तों कि भारत में नियमित जनगणना किसके शासनकाल में शुरू हुई, तो दोस्तों 1881 में शुरू हुई। और किसके शासनकाल में, तो दोस्तों लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। नियमित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के। और दोस्तों ये दोनों प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं जो हमारा एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का वर्णन है। दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का वर्णन है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148। अगर आप लोगों ने अनुच्छेद 148 आंसर लगाया है तो आपका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। और ये जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है दोस्तों, ये सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। ये दोस्तों सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। और इसकी पदावधि कितनी होती है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी दोस्तों पहले पूरा होगा वो मानी जाएगी। 6 वर्ष या 65 वर्ष इसकी पदावधि होती है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का शुभारंभ 24 जनवरी 2018 को किया गया। कब किया गया, तो 24 जनवरी 2018 को। दोस्तों एक जिला उत्पाद में आगरा चमड़ा के लिए, बलिया बिंदी के लिए, बरेली जरी कामों के लिए और पीलीभीत बांसुरी के लिए, हमीरपुर दोस्तों ये जूते के लिए और गोरखपुर टेराकोटा के लिए और हरदोई जो है वो डेयरी उत्पादों के लिए एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम में दिया गया है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी में। दोस्तों 1600 ईस्वी में
ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया। और दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी जो थी रानी एलिजाबेथ प्रथम, इन्होंने अधिकार पत्र प्रदान किया किसे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को। और दोस्तों अगर बात करें कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1498 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1616 ईस्वी में। और दोस्तों फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 1664 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, और वर्तमान में प्रधानमंत्री दोस्तों कौन है, तो प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। तो दोस्तों ये नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो दोस्तों डॉक्टर सुमन बेरी ये दोस्तों नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं वर्तमान। और नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है, तो परमेश्वरन अय्यर। दोस्तों परमेश्वरन अय्यर ये जो हैं ये सीईओ हैं नीति आयोग के वर्तमान में। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो दोस्तों किसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया गया, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नलाथम्बी कलाईसेल्वी। दोस्तों नलाथम्बी कलाईसेल्वी को CSIR का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और दोस्तों अगर बात करें कि नवनिर्मित जो नियुक्तियां थी दोस्तों, उनमें अगर बात करें कि सेबी की प्रमुख कौन बनाई गई हैं, तो सेबी की प्रमुख दोस्तों माधुरी पुरी बुच जो हैं वो सेबी की प्रमुख हैं। सेल की प्रमुख दोस्तों कौन है, तो सोमा मंडल दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को वर्ष 1959, दोस्तों ये 1959 है, वर्ष 1959 में भारत सरकार से कौन सा सम्मान मिला। तो दोस्तों पद्मश्री मिला था फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को, 1959 में भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा था। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नवन्ना उत्सव निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो दोस्तों ये नवन्ना उत्सव जो है ये बांग्लादेश का एक फसली त्यौहार है। नवन्ना उत्सव बांग्लादेश का एक फसली त्यौहार है। और दोस्तों बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। मुद्रा दोस्तों टका है बांग्लादेश की। और बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और दोस्तों ये मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। वर्तमान में दोस्तों कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 हैं दोस्तों। और किस भाग में वर्णित है, तो दोस्तों भाग है 4 का, भाग 4 का में। और अनुच्छेद कौन सा है, तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों हमारे संविधान में भाग 4 का में वर्णित है। और अनुच्छेद है अनुच्छेद 51 का में। और दोस्तों ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। और ये दोस्तों लिए किस देश से गए थे, तो रूस से दोस्तों लिए गए थे। और हमारे जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं DPSP, ये दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिए गए। मौलिक अधिकार हमारे अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभी आगे आने वाले दिनों में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा प्रश्न रिपीट किए जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जिस प्रकार आपूर्ति का संबंध मांग से है। दोस्तों जिस प्रकार आपूर्ति का संबंध मांग से है, उसी प्रकार उत्पादन का संबंध किससे है, तो उत्पादन का संबंध दोस्तों उपभोग से होगा। दोस्तों आपूर्ति का संबंध मांग से है, क्योंकि जितनी मांग होगी उसी अकॉर्डिंग दोस्तों आपूर्ति होगी। और उत्पादन दोस्तों जिस प्रकार का उपभोग होगा, उत्पादन जैसा होगा वैसा ही उपभोग होगा दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि राजा अशोक की मृत्यु कब हुई थी। तो दोस्तों राजा अशोक की मृत्यु कब हुई थी, तो 232 ईसा पूर्व में दोस्तों राजा अशोक की मृत्यु हुई थी। और दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष, दोस्तों अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। और दोस्तों उस समय कलिंग की राजधानी कौन सी थी, तो कलिंग की राजधानी थी तोसली पर आक्रमण किया था अपने अभिषेक के 8वें वर्ष राजा अशोक ने। और दोस्तों अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था और माता का नाम सुभद्रांगी था। तो दोस्तों अशोक के पिता का नाम क्या था, तो बिंदुसार था। और माता का नाम दोस्तों क्या था, तो सुभद्रांगी था दोस्तों, सुभद्रांगी। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया कि
कहाँ स्थित है? दोस्तों बेबोर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो मुंबई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेबोर्न स्टेडियम दोस्तों मुंबई में स्थित है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है? तो बेंगलोर में है। श्री नरेंद्र सिंह मोदी स्टेडियम कहाँ है? तो ये दोस्तों अहमदाबाद में है। अटल बिहारी वाजपेयी यानी इकाना स्टेडियम कहाँ है? तो दोस्तों ये लखनऊ में है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां भूकंपन आरंभ होता है क्या कहलाता है? दोस्तों भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां भूकंपन आरंभ होता है क्या कहलाता है? तो उसे अवकेंद्र कहते हैं। और दोस्तों इसके ऊपर के स्थान को क्या कहते हैं? तो अभिकेंद्र कहते हैं। जहां पर भूकंप आता है उसके ऊपर के पृथ्वी के ऊपर के हिस्से को क्या कहा जाता है? तो अभिकेंद्र कहा जाता है। और अवकेंद्र दोस्तों जहां पर भूकंप प्रारंभ होता है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है? तो दोस्तों भरतनाट्यम नृत्य आप लोग जानते हैं कि इससे सोनल मानसिंह, रुक्मिणी देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति ये सभी दोस्तों संबंधित हैं। और हमारे भारत में कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है दोस्तों। और हर शिफ्ट में शास्त्रीय नृत्य से दोस्तों प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है? तो दोस्तों हमारा जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 है वो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि अनुच्छेद 17 क्या है, तो अस्पृश्यता का अंत है। दोस्तों ये प्रश्न हर बार पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में लगभग पूछा जा रहा है कि अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत। तो दोस्तों अस्पृश्यता का अंत है अनुच्छेद 17 में, उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था कि उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य है? तो दोस्तों ये सभी उत्तराखंड राज्य के नृत्य हैं। थाड़िया नृत्य, सरो नृत्य, हारुल नृत्य, तांदी नृत्य, ये दोस्तों सभी नृत्य उत्तराखंड राज्य के हैं। अब आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों उसके आंसर लगाए होंगे। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मराठी समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था? दोस्तों मराठी समाचार पत्र जो है वो केसरी, इसका संपादन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने मराठी जो समाचार पत्र केसरी है उसका संपादन किया था। और कब किया था? तो 1881 में किया था दोस्तों। और दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में पुणे में दोस्तों इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग की स्थापना पुणे में 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा? तो भारतीय असंतोष का जनक दोस्तों इन्हें कहा है वैलेंटाइन सिरोल ने। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था, उस राज्य की पहचान कीजिए जिसमें आपको दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुंडी मिलेगी। दोस्तों ये क्वेश्चन हमने हर प्रैक्टिस सेट में लगभग कराया था। कौन सी चोटी है दोस्तों सबसे ऊंची चोटी अनाईमुंडी मिलेगी? तो ये केरल राज्य में है दोस्तों। और ये दोस्तों अनाईमुंडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुंडी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों है कहाँ? तो केरल राज्य में। उसके बाद दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन जो पूछे गए थे उसमें यह पूछा गया था कि हिरण शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो दोस्तों हिरण के जो भी पर्यायवाची हैं वो हम आपको बता देते हैं कि हिरण शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो मृग है, सारंग है, सुरभि, चारुलोचन, ये दोस्तों हिरण शब्द के पर्यायवाची हैं। उसके बाद दोस्तों प्रश्न पूछा गया सम्मुख का विलोम शब्द क्या है? तो सम्मुख का विलोम शब्द होता है विमुख। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कि ऊपर या पहले कहा हुआ। दोस्तों ऊपर या पहले कहा हुआ के लिए एक शब्द कौन सा है? तो उपरयुक्त। दोस्तों उपरयुक्त होगा ऊपर या पहले कहा हुआ के लिए। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था हिंदी में, अक्ल की दुम होना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों अपने को बड़ा होशियार समझने वाला अक्ल की दुम होना कहा गया है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया कि दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। तो दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात करना है। वाक्य कौन सा है? तो अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है। दोस्तों छात्र से पाठ पढ़वाता है तो यहाँ पर हमारी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया कि तदुपरांत का शुद्ध शब्द क्या है? तो दोस्तों तदुपरांत का शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? तो तदोपरांत। दोस्तों वर्तनी शुद्ध से ये क्वेश्चन आया था कि तदुपरांत का शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? तो तदोपरांत हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या है? तो अनुरक्ति का विलोम शब्द विरक्ति हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों पूछा गया कि त्र्यंबक किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों ये त्र्यंबक पर्यायवाची है महादेव, शिव, ये दोस्तों त्र्यंबक महादेव जी का पर्यायवाची है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है।
तो दोस्तों वाक्य में सर्वनाम कौन सा हो जाएगा, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसका भाई खेलता है तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो इसके लिए दोस्तों उत्क्षिप्त, ऊपर की ओर उछाला या फेंका गया तो उत्क्षिप्त हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन में हिंदी में पूछा गया था, कंधा लगाना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों कंधा लगाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा सहायता करना। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन और आया था शुद्ध वर्तनी से। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आया था निम्न में से क्रिया से निर्मित संज्ञा से। और एक आया था कि शुद्ध वाक्य की पहचान करें। ये दोस्तों हिंदी में पूछे गए प्रश्न थे। और दोस्तों पैराग्राफ पूछा गया था जिससे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।